नमस्कार दोस्तों। मेरा एक दोस्त अनुपम है, वो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत रुचि रखता है। कुछ दिन पहले वो भोपाल जाता है, वहाँ पर अपना एक भाषण देता है। भाषण देने के बाद में वो एक सम्मेलन का आयोजन करवाता है। सम्मेलन के बाद में वो इंदौर आता है और इंदौर में एक सभा का गठन करता है। सभा के बाद में वो डिसाइड करता है कि उसे कहीं घूमने जाना है और वो घूमने असम जाता है। असम उसे इतना पसंद आ जाता है कि वो निर्णय करता है कि अब मैं यहीं निवास करूँगा और निवास करने के बाद में कुछ समय बाद अपने जीवन निर्वाह के लिए वो क्या करता है, चाय का बिज़नेस करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस कहानी से आपने देखा कि अनुपम भाषण देता है, सम्मेलन का आयोजन करवाता है, वापस इंदौर आता है, एक सभा का गठन करता है, फिर घूमने का निर्णय लेता है, वहाँ पर निवास करने लग जाता है, व्यापार करता है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं, ये आर्टिकल 19 में दिए गए, जो आपको क्या देते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। तो आपको ये सारे अधिकार केवल एक ही आर्टिकल मिल जाएँगे, वो है आर्टिकल 19 एक। तो दोस्तों इस आर्टिकल को हम डिटेल से समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से आप मैं थोड़ा बहुत इसको समझाऊँगा। आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो हमें आज समझना है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। तो दोस्तों हम आर्टिकल आज इस वीडियो में आर्टिकल 19 से लेकर तो आर्टिकल 32 तक समझेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक क्या दिया है? स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 से 22 तक क्या देखने को मिलता है हमको? स्वतंत्रता के अधिकार देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार। तो आज हम आर्टिकल 19 को डिटेल से समझेंगे। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में दोस्तों आपको देखेगा कि एक है आर्टिकल 19 एक, और ऐसे टोटल 6 क्लॉज है आर्टिकल के। हम देखेंगे आर्टिकल 19 का एक, और एक के तहत ही हम ए बी सी के साथ में इसकी जो भी इसके प्रावधान दिए गए, जो भी आपको मैंने अभी अनुपम के माध्यम से जो कहानी के माध्यम से आपको अनुपम की कहानी के माध्यम से जो आपको मैंने बताया है, वो सारे प्रोविजन हम आर्टिकल 19 एक में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 19 एक का ए क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 19 एक का ए क्या कहता है? ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या? स्वतंत्रता। तो क्या होती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वाक का मतलब होता है स्पीच और अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। तो वाक यानी बोलना हो गया। आप जो बोलते हो, आपको ये अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19 एक के तहत दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस करना? आपके विचारों को एक्सप्रेस करना। कैसे आप आपके विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो? इसके क्या-क्या मीडियम हो सकते हैं? तो देखो, क्या इसका मीडियम प्रेस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसका माध्यम न्यूज़पेपर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसका माध्यम आप कोई बुक को लिखते हैं, बुक के माध्यम से भी तो आप आपके विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कैसा माध्यम हो सकता है? आपके विचारों को एक्सप्रेस करने का माध्यम हो सकता है। तो आपने देखा कि प्रेस एक माध्यम हो सकता है आपके विचारों को एक्सप्रेस करने का। न्यूज़पेपर एक माध्यम हो सकता है। आप कोई बुक लिख रहे हो, इसका ये एक माध्यम हो सकता है, ठीक है? या आप कोई स्पीच देते हो, ये भी क्या क्या होता है दोस्तों? एक विचारों को एक्सप्रेस करने का माध्यम होता है, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? आपके विचारों को एक्सप्रेस करने के माध्यम होते हैं। जो फ़िल्म होती है दोस्तों, वो समाज के जो भी कुरीतियाँ होती है, अभी जो फ़िल्म बन रही है वो क्या होती है? समाज की जो भी कुरीतियाँ होती है, उसको उजागर करने के लिए बन रही है। तो वो आपको क्या दे रही है? एक मैसेज दे रही है, फ़िल्म के माध्यम से। तो वो आप जो समाज के जो विचार है, जो अच्छे विचार होने चाहिए, जो बुरे विचार है उसके ऊपर अच्छे विचार होने चाहिए, उसके लिए जागरूक करने के लिए क्या दे रही है आपको फ़िल्म भी क्या दे रही है? एक आपको विचार दे रही है ना? बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो ये सब क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ आपको दिए गए क्या है? एक अधिकार है। अब दोस्तों ये देखा हमने 19 एक का ए। अब हम देखेंगे 19 एक एक का बी वाला प्रावधान क्या कहता है। दोस्तों हमने अनुपम की कहानी के माध्यम से क्या देखा था कि अनुपम पहले राजनीतिक गतिविधियों में क्या रहता है? बहुत रुचि रखता है, इसलिए वो क्या करता है? भाषण देता है। भाषण के बाद में वो क्या जाता है? सम्मेलन में जाता है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 19 ए बी का प्रोविजन हमको क्या देता है? भाषण देने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन का आयोजन करवा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन का आयोजन करवा सकते हैं। तो अगर हम शांतिपूर्ण
सम्मेलन, अगर हम सम्मेलन करते हैं तो इसका क्या है, हमको एक अधिकार है, और ये अधिकार हमको कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 19(1) के तहत मिलता है आपको। ठीक है, तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया कि हथियारों के बिना, क्योंकि दोस्तों हथियार एक है अवैध है, जिसके कारण आप हथियार को नहीं ले जा सकते, तो आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। तीसरा है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों, संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप चाहे तो आपकी स्वतः की एक पार्टी बना सकते हो, जिसका आपको कुछ नियम पालन करके आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आप संघ बना सकते हो, सहकारी संस्थाएं जो 97 अमेंडमेंट से जुड़ी है। तो यहाँ पर ही आर्टिकल 19C में क्या जुड़ी है, सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं। तो ये जो सहकारी संस्थाएं दोस्तों, ये जो वर्ड जुड़ा है ये मूल नहीं था, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम देख रहे हैं आर्टिकल 19 का एक देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हमने देखा कि सम्मेलन, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, तीसरा हमने देखा कि आप क्या कर सकते हो, एक संघ का निर्माण कर सकते हो, संगम बनाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है, जिसके तहत क्या आता है, सरकारी संस्थाएं आती है, जो कहा कैसे जुड़ी है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखेंगे 19 का डी क्या कहता है, आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हो। अनुपम की स्टोरी से हमने देखा था कि अनुपम कहाँ जाने का निर्णय करता है, असम। क्या आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हो, जी हाँ जाते हो। कैसे जा रहे हो, कहीं कोई आपको रोक टोक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो आपको ये जो स्वतंत्रता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बिना रोक टोक की, ये कहाँ दी गई है, आर्टिकल 19D के तहत दी गई है। तो अबाध रूप से संचरण है ना, यानी अब हम कह सकते हैं घूमने की स्वतंत्रता। अबाध यानी बिना बात के, ठीक है, अबाध संचरण। उसके बाद में दोस्तों 19E, 19(1) का ई वाला प्रोविजन, 19(1) का ई वाला प्रोविजन क्या कहता है कि आप चाहे तो भारत के या भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। यह स्वतंत्रता आपको क्या कहाँ मिलती है दोस्तों, आपको मिलती है आर्टिकल 19 में के तहत। तो निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। अब आर्टिकल F आता है दोस्तों। तो आर्टिकल जो F आता है दोस्तों, आर्टिकल F पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन भूमि सुधार कानून के कारण इसे क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। और अब ये कहाँ पर है, अनुच्छेद 301 में है। अब अभी अनुच्छेद 300A में है, सॉरी, जो कैसा है, एक विधिक कानून है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब आर्टिकल FG बचता है दोस्तों एक। तो जो जी वाला प्रोविजन है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, अनुपम लास्ट में क्या कर रहा था दोस्तों, व्यापार कर रहा था। तो व्यापार करने का अधिकार भी कहाँ से मिलता है आपको, व्यापार हो, वाणिज्य हो, वृत्ति हो, ये सारे अधिकार आपको कहाँ से मिल रहे दोस्तों, आर्टिकल 19 के तहत मिल रहे हैं। तो व्यापार करने का अधिकार। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आर्टिकल 19 के कौन कौन से आपको अधिकार मिल सकते थे हमने देखा। अब दोस्तों आर्टिकल 19(1) में आपको ये सारे प्रोविजन दिए गए, और आर्टिकल 19(2) में के तहत आपको कुछ प्रतिबंध दिए गए कि क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, या आपके बोलने पर कुछ रोक टोक भी है, हाँ जी है, कुछ प्रतिबंध है। तो वो हम देखेंगे आर्टिकल 19(2) के तहत कौन कौन से आपको प्रतिबंध है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 के तहत कौन कौन से आपको प्रतिबंध दिए लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रतिबंध हैं। दोस्तों ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध आपको 4 कैटेगरी में लगते हैं। कैसे, एक लगाता है राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध क्या है कि आप ऐसा कोई भी स्पीच नहीं दे सकते, आप ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते जिसके खिलाफ क्या हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो, का उल्लंघन हो। तो एकता अखंडता का उल्लंघन, तो एकता व अखंडता के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, अगर किसी
अपने देश का कोई मित्र राज्य है, उस राज्य के विरुद्ध आप क्या कर नहीं सकते हो, गलत भाषण नहीं दे सकते हो, गलत नहीं कह सकते हो। तो ये वाला भी प्रोविजन है। तो अपने इंडिया का क्या है, कोई फॉरेन कंट्री क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फॉरेन कंट्री दोस्तों, तो इसके विरुद्ध भी आप क्या नहीं कर सकते हो, गलत नहीं बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से राज्य के विरुद्ध आपको ये वाले एकता व अखंडता का उल्लंघन ना हो, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। और दूसरा कि देश के मित्र के साथ में आप गलत बिहेव नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप समाज के, तो समाज के विरुद्ध क्या प्रतिबंध आपको दिए गए दोस्तों, किसी प्रकार का ऐसा भाषण नहीं दे सकते हो जिससे अपराध क्या होता हो, अपराध के लिए आप लोगों को क्या कर सकते हो, उकसाते हो। तो अपराध के लिए उकसाना भी क्या है, एक आपको प्रतिबंधित है। तो उकसाना, आप ऐसा कोई भाषा नहीं दे सकते हो जिससे क्या हो सकती है, लोक व्यवस्था लोक व्यवस्था क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सदाचार या नैतिकता के खिलाफ भी आप क्या क्या कर सकते हो, भाषण नहीं दे सकते दोस्तों। तो हमने देखा राज्य के विरुद्ध क्या प्रतिबंध है, आपको समाज के विरुद्ध प्रतिबंध है। अब देखते हैं हम न्यायपालिका के विरुद्ध, काय के विरुद्ध दोस्तों, न्यायपालिका के विरुद्ध। दोस्तों, आपने सुना होगा कि न्यायपालिका की अवमानना आप नहीं कर सकते हो, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। न्यायपालिका की आलोचना आप न्यायपालिका के अंदर या न्यायपालिका के बाहर आप नहीं कर सकते हो, अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। तो न्यायपालिका के विरुद्ध भी आपको क्या है, प्रतिबंध है। उसके उसके बाद में एक और बचता है मानहानि। मानहानि आपने दोस्तों सुना होगा कि मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के को उसके सम्मान के विरुद्ध आप उसे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है, मानहानि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको कुछ प्रतिबंधित है आर्टिकल 19 के। तो आप समझ चुके होंगे आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 19 के कौन कौन से प्रतिबंध दिए गए हैं। अब हम समझेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 आपको देता है अपराधों के विरुद्ध दो सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के विरुद्ध दो सिद्धि से संरक्षण आपको मिलता है आर्टिकल 20 के तहत। इसके तहत हम मेनली 3 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा हम पढ़ेंगे डबल जियोपैरिटी का, तीसरा पढ़ेंगे हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। ठीक है दोस्तों, हम 3 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो हम आर्टिकल 20 एक क्या कहता है उसको समझते हैं। आर्टिकल 20 का एक सब क्लॉज 1 क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया हो और उस दौरान जो विधि लागू हो और उस विधि में जो दंड दिया गया हो उसको उसी के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यानी कि अपराध के दौरान विद्यमान विधि के द्वारा विद्यमान विधि अपराध के दौरान जो विद्यमान विधि है और उस विधि में जो उल्लेखित दंड होगा उसी के तहत क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यानी अपराधी व्यक्ति को, उसने कोई अपराध किया हो और उस अपराध के दौरान जो विधि विद्यमान है और विद्यमान में जो दंड दिया गया हो उसी के तहत इसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत हम 3 सिद्धांत पढ़ने वाले थे। ठीक है, 3 सिद्धांत कौन कौन से, जैसे एक सिद्धांत तो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक सिद्धांत है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो क्या कहता है दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि वर्तमान निर्मित विधि को बैक डेट से लागू नहीं किया सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज 2024 है, इस 2024 में कोई विधि का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अब कि 2018 में भी किसी ने अपराध किया हो
तो उसको यहाँ से लागू नहीं कह सकते। ये कहाँ से लागू होंगी? यहाँ से लागू होंगी, 2024 से आगे के लिए लागू होंगी, ना कि पीछे से। तो वर्तमान निर्मित विधि को आप बैक डेट से क्या नहीं कर सकते हो? लागू नहीं कर सकते हो। और ये क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आपको एक उदाहरण दूं मैं कि 3 तलाक का कानून का आप उदाहरण ले सकते हो। 3 तलाक का कानून अभी जैसे हाल में बना, ठीक है। अब इसके तहत क्या पहले कुछ लोगों ने 3 तलाक नहीं किया होगा? किया था दोस्तों। तो क्या उन लोगों को भी सजा दी जाएगी? नहीं दोस्तों। जब से कानून बना है उसके बाद अगर कोई अपराध करता हो तो उसके तहत उसको सजा दी जाएगी, ना ही उसके पिछले पिछले डेट से उसको लागू किया जाएगा। तो ये क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है दोस्तों, एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत हम डबल जियोपेरिटी का देखेंगे। कौन सा दोस्तों? डबल जियोपेरिटी का। डबल जियोपेरिटी का तो क्या कहता है दोस्तों डबल जियोपेरिटी का सिद्धांत? डबल जियोपेरिटी का सिद्धांत कहता है दोस्तों, किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार कोई अपराध किया गया हो तो उस व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी, ना कि उस व्यक्ति को डबल सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी व्यक्ति को आपको एक अपराध किया हो तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, उसको बार बार सजा नहीं दी जा सकती है दोस्तों। इतना डबल जियोपेरिटी का सिद्धांत कहता है। अब यह सिद्धांत क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे लागू होता है या जुडिशरी पे लागू होता है? ये किस पे लागू होता है दोस्तों? ये सिद्धांत लागू होता है जुडिशरी पे, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी कि न्यायपालिका जो है आपको एक ही बार सजा दे सकती है, लेकिन प्रशासन के विरुद्ध ये लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन आपको बार बार सजा दे सकता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि प्रशासन किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए, यानी कि एक बार एक अपराध के लिए 3 बार सस्पेंड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिद्धांत है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लागू नहीं होता है। किसके लागू होता है दोस्तों? ये अपने जुडिशरी के लागू होता है। ठीक है, तो ये डबल जियो पैरिटी का सिद्धांत हो गया। ठीक है, एक्स फैक्टो लॉ देख लिया, डबल जीरो पड़ा। अब तीसरा जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का लॉ है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का तो क्या कहता है दोस्तों? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का लॉ सिद्धांत, दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सरकार या राज्य उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। और ये क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत। यानी कि पुलिस चाहे तो किसी को डरा के धमका के गवाही ले सकती है, परंतु वो न्यायपालिका में जाके अपना बयान बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही सिद्धांत कहता है, यही सिद्धांत के साथ किसी भी जो अपराधी है उसको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है, कि वहां पर जबरदस्ती उसके अपराध के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है अपराध कबूल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत है। तो दोस्तों क्या आप मुझे बताइए, क्या पुलिस फिंगरप्रिंट ले सकती है? जी हाँ, ले सकती है। क्या दोस्तों ब्लड सैंपल के रूप में ले सकती है? हाँ, ले सकती है। दोस्तों क्या पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है? नार्को टेस्ट हो सकता है? जी नहीं, ये पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। परंतु कोई जघन्यतम अपराध हो या आपने परमिशन ली हो और जघन्यतम अपराध हो तो इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके प्रावधान है। आपने पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में अभी संजय रावत का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा तो देख रहा, तो इसके लिए परमिशन ली गई थी दोस्तों, और उसने क्या किया था? जघन्यतम अपराध किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आर्टिकल 20 के प्रावधान को समझा कि अपराध के दौरान जो विद्यमान विधि होती है और उसमें उल्लिखित जो दंड होता है उसके तहत ही किसी को दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हमने 3 सिद्धांत देखे। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ देखा हमने, ठीक है, कि वर्तमान निर्मित आपराधिक विधि को बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल जियोपेरिटी देखा, यानी 2 सिद्धि से संरक्षण। एक बार अगर किसी अपराधी को सजा दी जाती है तो उसको डबल नहीं दी जा सकती है। तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत देखा हमने, कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है? बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 20 हमने देखा। अब हम आर्टिकल 20 के बाद में आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21, दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राणों को एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 क्या देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के तहत मिलती है प्राण
एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस के बाद में इस चीज को एक्सप्लेन किया, इसको विस्तारित किया और कहा कि केवल व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति को मतलब जीवन, उसका केवल जीवन नहीं, उसके जीवन जीना एक सामान्य जीवन नहीं, उस जीवन को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का जीवन जो सामान्य व्यतीत कर रहा है ये नहीं, व्यक्ति कितने अच्छे से उस जीवन को व्यतीत कर रहा है, कितने गरिमापूर्ण वे से व्यतीत कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने जिससे वो मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा है, स्वतंत्रता पूर्ण जीवन है, गरिमापूर्ण जीवन है। तो दोस्तों जैसे हम देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो सूचना को जान सकता है, उसको कोई क्यूरियोसिटी है तो वो जान सकता है कि सूचना का अधिकार, कि सूचना उसको जानना है। दूसरा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है, हर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेसी क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, निजता का क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तीसरा, वो शादी कर सकता है, ठीक है, मैरिज। उसके बाद में वो एकांत में रह सकता है, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का उसको अधिकार है, ठीक है दोस्तों। अपना जीवन को प्रतिष्ठा के साथ व्यतीत करने का उसका अधिकार है। तो इस प्रकार से दोस्तों अनेक प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी प्रॉपर एक लिस्ट दी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। जो राइट टू प्राइवेसी है दोस्तों, ये आर्टिकल, सॉरी, राइट टू प्राइवेसी जो है यह के एस पुट्टा स्वामी केस से आया था। कौन से केस से दोस्तों, के एस पुट्टा स्वामी केस के तहत ये आया था। अब जो आरटीई है दोस्तों, आरटीई जो है ये अब हमारे आर्टिकल 21A में उल्लिखित किया गया है दोस्तों। पहले ये नीति नियोजक तत्वों में हुआ करता था, अब चूंकि वर्तमान में हमारे पास रिसोर्सेस है तो इसको हमने का मूल एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से इसको हमने क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 21A के तहत लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों और क्या किया गया है, इसके साथ में जैसे इसको ये अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, इसको कर दिया गया। अब इसको लागू कब किया गया, तो एक्ट बनाया गया, कौन सा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। कब बनाया, कब लागू हुआ, और ये 2009, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट लागू किया 2009 में। इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनको क्या गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी गई है। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में मेनका गांधी केस के बाद से कहा जाता है कि केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति का जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना वो गरिमापूर्ण है, कितना वो प्रतिष्ठा के साथ रह रहा है, कितना वो अपने प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, कितनी सूचना अगर उसको आवश्यकता है तो ले पा रहा है। तो ये सारे अधिकार वो कहाँ से ले पा रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ले पा रहा है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन। आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 21A में मेंशन है, कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 21A में मेंशन है, शिक्षा का अधिकार। कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक का, ठीक है दोस्तों। एक्ट कब बना, 2009 में एक्ट बना। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 89 तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 था, ठीक है दोस्तों। दूसरा है राइट टू प्राइवेसी। यूपीएससी का परीक्षा हो या एमपीपीएससी का परीक्षा हो, कम से कम 2 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राइट टू प्राइवेसी वाला है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। कौन से केस के तहत दिया गया है, तो केएस पुट्टा स्वामी केस के तहत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे कम से कम 35 से ज्यादा प्रावधान है। तो ये आप लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको देख लेना, या लक्ष्मीकांत की पुस्तक में भी आप इसको देख सकते हो दोस्तों। तो आर्टिकल, आई होप आर्टिकल 21 आपको समझ में आऊंगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आपने पहले देखा कि न्यायपालिका जो है
वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी के प्राण को वंचित कर सकती है। तो क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक्चुअली होती क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों देखो, एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और दूसरा जो होता है वो होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया, सॉरी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, ये दो होती है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों? देखो, पहले तो ये देखो कि ये व्यवस्था किस देशों में लागू है। देखो, ये हमारे इंडिया में थी क्यों बोल रहा हूं ये बताऊंगा आपको, और ये हमारे यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, ये यूएसए में है जबकि ये क्या है? इंडिया में है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर देखते हैं हम कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, और मीनिंग इसका दूसरा अंतर होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया और उस अपराध के लिए उसको फांसी की सजा या 10 वर्ष की सजा या इससे अधिक सजा मेंशन है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। ठीक है, और उस अपराध के लिए क्या है? सजा मेंशन है। तो ये सजा विधि में जिस प्रकार से जो मेंशन होगी उसे उसी प्रकार से दी जाएंगी। किसी प्रकार का कोई निहितार्थ यहाँ पर नहीं होगा। मतलब किसी, तुम कोई विधि है उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकाल सकते हो। विधि में जो शब्द मेंशन है उसकी जो व्याख्या होंगी उसी के तहत ही आपको सजा, उसके तहत सजा दी जाएंगी। तो ये क्या? विधि की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया कहती है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया? अपराध किया। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने क्या किया? अपराध किया। अब अपराध के लिए कोई सजा दी गई होंगी, तो इसके लिए जो सजा दी जा रही है, तो सजा देने से पहले न्यायपालिका उसका देखेंगे कि जो विधि में लिखी गई है और उसको जो सजा दी जा रही है वो उचित भी है कि नहीं है, उसका निहितार्थ देखती है दोस्तों। तो कुल मिला के हम एक वर्ड में समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में निहितार्थ देखा जाता है। कि जैसे एक एग्जाम्पल से, कि किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर किसी ने अटैक कर दिया और उस अटैक से बचने के लिए उसने सेल्फ डिफेंस ने क्या किया? गोली चला दी। अब गोली चलाने से क्या हो गई? उस व्यक्ति की हत्या हो गई। तो ये यहाँ पर देखा जाता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये चीजें की, जबकि यहाँ पर ये चीज नहीं देखी जाती दोस्तों। और ये चीज हमने ब्रिटेन से ली गई थी, ब्रिटेन से ये चीज भारत में थी दोस्तों। लेकिन समय के साथ में व्यवहारिक रूप में हमने किसको लागू करना शुरू कर दिया? विधि की उचित प्रक्रिया को लागू करना शुरू कर दिया। और कब से किया? मेनका गांधी केस के द्वारा। क्या था दोस्तों? संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ कि हम अगर ये वाला लिख देंगे तो इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है दोस्तों, निहितार्थ कुछ भी निकाल सकता है। तो इसीलिए संविधान में हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मेंशन किया गया था। परंतु समय के साथ में मेनका गांधी केस के बाद में धीरे धीरे ये हम किसका व्यवहार के रूप में किसको लागू करने लग गए? विधि द्वारा उचित, विधि की उचित प्रक्रिया को करने के लिए। आई होप दोस्तों आप आर्टिकल 21 को समझ पाए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22। तो दोस्तों अब हम समझेंगे आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 तो क्या कहता है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 देता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण मिल रहा है आपको आर्टिकल 22 से। तो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो क्या कर सकता है? अपनी गिरफ्तारी का क्या कर सकता है? कारण जान सकता है। ठीक है, कि किस आधार पे उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आधार जान सकता है, वो कारण जान सकता है किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा इसको अधिकार रहता है कि वह अपने बचाव हेतु विधि व्यवसायी को ले सकता है, विधि व्यवसायी से परामर्श ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वकील कर सकता है कुल मिला के, है ना। तो अपने वकील से सहायता ले सकता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा इसको कौन सा अधिकार होता है दोस्तों? कि 24 घंटे के भीतर उसको किसी समक्ष दंडाधिकारी के तहत
प्रस्तुत करना होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट डीएम कह सकते हैं हम। किसी डीएम या उसके समक्ष अधिकारी के तहत क्या कर सकता है, 24 घंटे के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि वो अपना बचाव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को 3 आधार पे उसको संरक्षण मिलता है। ठीक है, एक तो उसके गिरफ्तारी का कारण जानने के लिए, दूसरा उसको वो वकील कर सकता है, तीसरा वो डीएम या इसके समकक्ष किसी अधिकारी के सामने प्रस्तुत होने का उसको क्या मिलता है, अधिकार होता है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर। ठीक है, अब दोस्तों इसका कुछ अपवाद है। हाँ जी, इसका कुछ अपवाद है। ये इसका अपवाद ये है दोस्तों, अपवाद कि किसी विदेशी राज्य शत्रु के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, कोई विदेशी शत्रु है, विदेशी शत्रु, तो इसके लिए ये लागू नहीं होता दोस्तों, पहली बात तो। दूसरा ये है कि हिरासत जो होती है दोस्तों वो दो दो प्रकार की होती है। ठीक है, हिरासत जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। हिरासत कौन कौन सी हिरासत होती है दोस्तों, एक होती है दंडात्मक और दूसरी होती है निवारात्मक। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती है, एक होती है दंडात्मक, दंडात्मक, और दूसरी होती है निवारात्मक। तो दोस्तों दंडात्मक जो हिरासत होती है, इसमें किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है और उस व्यक्ति को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो ये हो गया इसमें। लेकिन किसी व्यक्ति ने दोष नहीं किया है, किसी व्यक्ति को अपराध नहीं किया है, परंतु भविष्य में अपराध करेंगे उसके शक के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हिरासत में लिया सकता है। तो ये होती है निवारक हिरासत। ये जो हिरासत होती है दोस्तों, इसको देता है जुडिशरी, न्यायपालिका, जबकि ये प्रशासन के लिए है। ठीक है, प्रशासन जैसे कि पुलिस, पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी परमिशन कौन देता है, न्यायपालिका देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जुडिशरी हो गया और ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका ये मीनिंग हो गया। तो 2 प्रकार का होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मनमानी हिरासत जो होती है, मनमानी हिरासत नहीं हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, मनमानी, मनमानी हिरासत नहीं हो सकती है, परंतु यहाँ पर मनमानी हिरासत हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 22 भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे आर्टिकल 23 और 24, जो क्या देता है आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 समझेंगे, जिसमें आपको क्या दी गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया आपको आर्टिकल 23 और 24 में। तो आर्टिकल 23 समझते हैं हम पहले। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 आपको क्या सुरक्षा देता है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, कौन सा दोस्तों, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, कि किसी प्रकार की खरीद फरोख्त। ठीक है, खरीद फरोख्त, मानवीय खरीद फरोख्त, महिलाओं या पुरुष की क्या होंगी, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। दूसरा, किसी प्रकार के मानवीय अंगों को नहीं खरीदा बेचा सकता है। क्या दोस्तों, मानवीय अंगों को नहीं खरीदा बेचा सकता है। तीसरा, इसमें किसी महिलाओं को दुर्व्यापार में नहीं लगाया सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो मानव दुर्व्यापार जो शब्द लिखा गया है, इसका अर्थ 3 होते हैं। किसी प्रकार के महिला और पुरुषों की खरीद बिक्री नहीं होगी, उसके बाद में मानवीय अंगों को नहीं बेचा सकता है, उसके बाद में दोस्तों महिलाओं को दुर्व्यापार में नहीं लगा सकता है। तो ये होता है मानव दुर्व्यापार। उसके बाद में दोस्तों दूसरा इसमें शब्द लिखा गया है बेगार। बेगार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के साथ में, किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए उससे काम करवाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए काम करवाना क्या होता है, बेगार होता है। तीसरा वर्ड जो एक देखता है, बलात् श्रम। ठीक है, बलात् श्रम। तो तीसरा वर्ड दिखता है हमें, बलात् श्रम। इस बलात् श्रम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इस बलात् श्रम का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना। ठीक है, बंधुआ मजदूरी हम कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध हम क्या करते हैं, उससे काम करवाते हैं, तो वो होता है बलात् श्रम दोस्तों। तो आर्टिकल 23 से आपको क्या सुरक्षा मिलती है, आर्टिकल 23 से आपको आपको मानव का दुर्व्यापार
बेगार या बलात् श्रम नहीं किया सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध का पहला जो आर्टिकल है 23 उसको हमने समझा, जिसमें जिसमें मानव दुर्व्यवहार, बेगार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध क्या है, संरक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 तो क्या कहता है आर्टिकल 24? क्या कहता है आर्टिकल 24? कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यम, क्या दोस्तों, खतरनाक उद्यम, कारखानों, फैक्ट्रियों, कारखानों या फैक्ट्रियों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या नहीं कह सकता है, उन्हें कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है, अन्यथा ये क्या होगा, एक अपराध होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक उद्यम या कारखानों फैक्ट्रियों में क्या नहीं कर सकता है, उन्हें कार्य करने के लिए नहीं जा सकता, अन्यथा ये क्या है, एक अपराध होगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 24 हमने समझा। अब इसके इसके संरक्षण के लिए 2005 में एक बाल संरक्षण आयोग बनता है। ठीक है, जिसके तहत इन्हें बच्चों से संबंधित जो भी सुरक्षा हो सकती है उसके प्रावधान जो जो हो सकते हैं, जो प्रोविजन हो सकते हैं, जो नियम हो सकते हैं, वो आर्टिकल 2005 में जो बाल संरक्षण आयोग बना है उसके तहत मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता के अधिकार को समझा 19 से 22 में, उसके बाद में आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार को समझा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमने अभी तक जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमने समझ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तैयार कर लिया है। उसके बाद में हमने एक टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर वाला कवर कर लिया है। उसके बाद में हम दोस्तों अभी फंडामेंटल राइट के ऊपर है, और फंडामेंटल राइट में हमारा पार्ट फर्स्ट आ चुका है। ये जो बन रहा है दोस्तों ये पार्ट सेकेंड है। अब एक पार्ट और आएगा थर्ड, जिसमें फंडामेंटल राइट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सीरीज में जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस वाइज हम चल रहे सिलेबस वाइज, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को एक ट्रस्टफुली इसको फॉलो करो और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो। जरूर इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा, और ये कोशिश रहेंगी कि इस सीरीज के बाहर कोई प्रश्न ना जाए। इस सीरीज को आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो और एक बेस नोट्स जो भी आपके लक्ष्मीकांत बुक हो या किसी कोचिंग के संस्थान के नोट्स हो, आप उसको फॉलो करते हो, तो आप जरूर पॉलिटी के किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम एक अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।